नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि सभी ठीक होंगे। फिर से आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा एपिसोड। जैसे हमने शुरुआत की थी बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी में हमने थोड़ा बहुत एक रिव्यू दिया था आपको बायोलॉजी के लिए। आज हम बात करेंगे कि बायोलॉजी के अंदर हमें जो खास तौर पर एक सिस्टम के अंदर क्वेश्चन टैग किए जाते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे पास सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो क्राइटेरिया है उसमें हम पढ़ते हैं मानव शरीर के तंत्र। यानी हमारे पास हम पढ़ना चाहते हैं किसके बारे में? मानव शरीर के तंत्र। तो मानव शरीर के तंत्र आप लोग बहुत अच्छे पसंद करते हो प्यारे बच्चों। तो मानव शरीर के तंत्र में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो जैसे नंबर 1 हमारे पास पहला जो आता है आहार तंत्र। आहार तंत्र जो है उसमें हम मुख्य पढ़ते हैं किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों पाचन तंत्र को। तो हमारे पास सबसे पहले जो टैग किया जाता है वो हम पढ़ते हैं किसको? पाचन तंत्र को, यानी हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ हम दूसरा पढ़ते हैं किसको? जो हम इसी के साथ लेकर चलते हैं, जिसमें खाने को पचाने में योगदान देना है, वो हमारे पास कौन सा होता है? श्वसन तंत्र, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी हमारे पास दूसरा जो है वो हमारे पास है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हम नंबर 2 पे टैग करते हैं। उसके अलावा नंबर 3 आपके पास खाए पिए भोजन को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है कौन? सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी हमारे पास तीसरा जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र, यानी उसका नाम सीधा भी लिया जा सकता है परिसंचरण तंत्र, क्योंकि परिसंचरण तंत्र में 2 हिस्से आते हैं प्यारे बच्चों। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो यानी सिर्फ परिसंचरण की बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है इसमें हमारे पास 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा आपके पास रुधिर के लिए चला जाता है, दूसरा आपके पास लसिका यानी लिम्फ के लिए चला जाता है। यानी हमारे पास 2 सर्कुलेटरी सिस्टम पैदा होते हैं और हमारा बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? क्लोज, यानी एक बंद परिसंचरण तंत्र है। तीसरे के बाद चौथे नंबर पे हमारे पास किसका आता है? हृदय का भी पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हृदय जो है हम वो किसके साथ पढ़ते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र में, यानी इसको पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। फिर इससे जुड़ी हुई हम डिजीज भी पढ़ेंगे, यानी हार्ट से जुड़ी हुई जितनी भी डिजीज, जो भी प्रॉपर्टी है, हम इसके साथ ऑर्गन के साथ हम क्राइटेरियन में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो इस रुधिर परिसंचरण के साथ एक अंतःस्रावी और एक बाह्यस्रावी तंत्र भी पढ़ा जाता है, वो भी बड़ा खास है। इसके साथ हम पढ़ेंगे जैसे पेशीय तंत्र, यानी आपके पास मस्क्युलर सिस्टम। पेशीय जो तंत्र है वो आपके पास क्या है प्यारे बच्चों? मस्क्युलर सिस्टम। और मस्क्युलर सिस्टम के साथ नंबर 6 पे जैसे आता है कंकाल तंत्र, यानी स्केलेटन सिस्टम। यानी हम नंबर 6 पे पढ़ते हैं किसको? स्केलेटन सिस्टम। तो यानी स्केलेटन जो सिस्टम पढ़ा जाता है वो हमारे किसको ज्ञान में देता है? वो हमारा एक तरह से कंकाल तंत्र का पूर्ण ज्ञान देता है, जिसमें हम अस्थियों के बारे में, उपास्थियों के बारे में और संधि के बारे में बात करते हैं, बोन के बारे में, कार्टिलेजिस के बारे में और जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसमें? हम कंकाल तंत्र में। उसके बाद नंबर 7 हमारे पास आता है अंतःस्रावी तंत्र, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अंतःस्रावी जो तंत्र है, एंडोक्रिन सिस्टम। एंडोक्रिन सिस्टम हमारी बॉडी को पूरी तरह से रेगुलेट करता है कि जितने भी हार्मोन्स हैं बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो किसके द्वारा सेक्रेट होते हैं? वो एंडोक्रिन सिस्टम के द्वारा होते हैं। अंतःस्रावी तंत्र को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एंडोक्रिन सिस्टम। एंडोक्रिन सेक्रेटरी सिस्टम होता है, अंतःस्रावी तंत्र होता है। हमने सिंपल लिख दिया एंडोक्रिन सिस्टम, यानी पूरा नाम होता है एंडोक्रिन सेक्रेटरी सिस्टम। ये होता है अंतःस्रावी तंत्र। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आपके पास सिस्टम आता है बॉडी का,
वो कौन सा है प्यारे बच्चों? वो है आपके पास तंत्रिका तंत्र। यानी हमारे पास इसके बाद जो हम बात करें, एक आता है हमारे पास तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी जिसे हम नर्व सिस्टम कहते हैं, नर्व सिस्टम। यानी हम जो बात करेंगे प्यारे बच्चों नर्व सिस्टम की, उसमें हम तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे। नंबर 8। नंबर 9 हमारे पास एक उत्सर्जन बीच का रह गया था प्यारे बच्चों, वो जरूरी है, उत्सर्जन तंत्र। यानी ये हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसमें हम एक तो सिंपल पढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं हम? किडनी। नहीं, किडनी के बारे में नहीं पढ़ना। अकेला किडनी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, हमारी त्वचा भी एक्सक्रीटरी में आती है, हमारी आईज, आंखों से क्या है, आंसू बहते हैं, वो भी एक्सक्रीटरी में है। इसके अलावा लार भी एक एक्सक्रीटरी में है, यकृत भी एक एक्सक्रीटरी में है, लंग्स यानी आपके फेफड़े भी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का हिस्सा है। लेकिन हम एक उत्सर्जन में सिर्फ और सिर्फ टैग कर जाते हैं किसको? किडनीज को, वृक्कों को। यानी ये हमारे लिए सही नहीं है कि गुर्दा पढ़ना है, गुर्दा अकेला एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बॉडी से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सक्रीशन करती है। नंबर 10 हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी नंबर 10 हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रजनन तंत्र। यानी हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे एसोसिएट होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एसोसिएट होगा। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे बॉडी के परिसंचरण तंत्रों की। इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। जो एक सबसे अलग है वो पढ़ेंगे पहले। सबसे अलग जो है वो हमारे पास है अंतःस्रावी तंत्र। यानी ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट और नेसेसरी होता है। तो जो हमारे पास अंतःस्रावी तंत्र जो है यानी एंडोक्रीन, हमारे पास क्या है? एंडोक्रीन सेक्रेटरी सिस्टम है। यानी एंडोक्रीन सेक्रेटरी जो सिस्टम है वो हमारे पास सबसे अहम है। क्यों अहम है ये भी बताएंगे। वैसे बॉडी के लिए स्रावी तंत्रों की बात करें तो दो तरह के होते हैं प्यारे बच्चों। कि जो स्रावी तंत्र है, एक तो हमारे पास जो स्रावी तंत्र है वो आपका अंतःस्रावी तंत्र है। इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसमें आपके पास अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। यानी स्रावी जो तंत्र है उसमें हमारे पास कौन सी चीज काम करेगी? तो वो आपके पास अंतःस्रावी ग्रंथियां काम करेगी, यानी एंडोक्रीन ग्लैंड्स होंगी। और जो आपके पास दूसरी साइड है वो बाह्यस्रावी भी होते हैं। तो आपके पास बाह्यस्रावी जो तंत्र हैं उसमें आपके पास कौन सी चीज होती है? तो बाह्यस्रावी तंत्र में आपके पास बाह्यस्रावी ग्रंथियां आती है। तो बाह्य जो स्रावी ग्रंथियां होती है प्यारे बच्चों, जो हमारे पास हार्मोन से अलग हो, तो बाह्यस्रावी तंत्र जो है इसको बाह्यस्रावी ग्रंथियां लिखना है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां, तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है। इनका मीनिंग क्या है? कि जो आपकी ग्रंथियां बाहर स्त्रावण करती है तो वो आपकी डक्ट, क्या बोला जाता है? डक्ट ग्लैंड बोला जाता है इनको। यानी जो बाह्य स्त्रावण करती है ये डक्ट ग्लैंड होती है, यानी नलिका युक्त ग्रंथियां होती है। आपसे पूछा जाता है कि ये आपकी किस तरह की ग्लैंड्स है, तो ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां। और इनसे जो स्त्रावण होता है, यानी ये किस चीज का स्त्रावण करती है? स्त्रावण किसका करती है प्यारे बच्चों? तो ये स्त्रावण करती है आपके पास एंजाइम। और वैसे एंजाइम होते क्या हैं? तो ये आपके पास एंजाइम जो हैं ये नाइट्रोजिनस कार्बनिक यौगिक होते हैं। यानी नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक कहा जाता है इन्हें। वैसे नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या याद रखोगे? नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कौन? एंजाइम। और वैसे एंजाइम आपके पास जैविक उत्प्रेरक होते हैं, यानी इन्हें हम बायो कैटालिस्ट कहते हैं।
यानी हमारे पास ये एक तरह से क्या कहलाते हैं, जैविक उत्प्रेरक कहलाते हैं। यानी जो एंजाइम है प्यारे बच्चों, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, जैविक उत्प्रेरक। जैविक उत्प्रेरक का अर्थ क्या है, बायोकैटालिस्ट। तो आपके पूछा जाता है कि जैविक उत्प्रेरक कौन से हैं, तो जैविक उत्प्रेरक किन्हें कहा जाता है, तो आपके बायोकैटालिस्ट एंजाइम को क्या कहा जाता है, जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। तो आपके पास ये तो थी बाह्यस्रावी ग्रंथियां। अब पूछा जाता है कि बाह्यस्रावी ग्रंथियों में हो कौन कौन सी शक्ति है, तो ये हम थोड़ा सा यहां से इरेज करके इसको बाद में उठाएंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि को पहले बाह्यस्रावी ग्रंथि का निपटान कर लेते हैं। तो जो हमारे बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है उनमें क्या क्या आती है। नंबर 1, जैसे आप पढ़ते हो अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथियां जिन्हें हम लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। तो जो अश्रु ग्रंथि है वो हमारे पास क्या होती है, लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है। इसी के साथ लैक्रिमल ग्लैंड के साथ नंबर 2 आप पढ़ते हो स्वेदन ग्रंथियां। ये भी आपके पास बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है। जो स्वेद ग्रंथियां या स्वेदन ग्रंथियां, स्वेदन ग्रंथियां आपकी एपोक्रीन और एक्रीन 2 टाइप की होती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। एक तो जो आपके पास एक्रीन होती है वो किसका स्त्रावण करती है और एपोक्रीन किसका करती है। तो एक्रीन साधारण जो बाह्य रूप से स्त्रावण हो वो आपका है, और स्वेदन ग्रंथियां इन्हें हम कहते हैं स्वीट ग्लैंड। ये भी बताएंगे आगे कि हमारे पास क्या है, स्वीट ग्लैंड्स। तो स्वीट ग्लैंड्स आपके पास 2 तरह की आएगी। नंबर 3 आपके पास है दुग्ध ग्रंथियां। दुग्ध ग्रंथियां हैं तो मैमेलरी ग्लैंड्स कहा जाता है। दुग्ध ग्रंथियों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैमेलरी या मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी जो ग्लैंड्स हैं, मैमेलरी जो ग्लैंड्स हैं वो आपके पास कौन सी है, मैमेलरी वर्ड लिखना है प्यारे बच्चों, मैमेलरी, मैमेलरी ग्लैंड। तो मैमेलरी जो ग्लैंड है ये एक तरह से मॉडिफाइड ग्लैंड होती है। याद रखना कि जो मैमेलरी ग्लैंड है ये आपके पास पुनरावृत होती है। पुनरावृत का मतलब बदली होती है, बदलाव होती है, मॉडिफाइड होती है, परिवर्तित है। ये मॉडिफाइड, परिवर्तित या पुनरावृत है। ये पुनरावृत, परिवर्तित वर्ड लिखो, पुनरावृत काटकर परिवर्तित वर्ड यानी मॉडिफाइड। तो ये परिवर्तित होती है किससे, तो ये कौन सी मॉडिफाइड ग्लैंड है, तो आपको याद रखना है जो मैमेलरी ग्लैंड है वो स्वीट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन है, यानी उनका परिवर्तन है। नंबर 4 शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी इसी में आती है कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों वो कौन सी पढ़ते हैं, यकृत। यकृत एक ग्रंथि होने के साथ साथ ऑर्गन भी है। याद रखना जो हमारे पास यकृत है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्रंथियों में बात आए, सीधी ग्रंथि की बात आए कि कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आंसर क्या देना आपको, यकृत देना है। बाह्यस्रावी ग्रंथि की बात आए तो भी यकृत देना है, लेकिन बात आए अंतःस्रावी ग्रंथि तब आपका आंसर बदल देना है। इसके बाद हमारे पास और कौन सी ग्लैंड्स हैं जो आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है। तो एक तो हमने पढ़ा किसका, जैसे अश्रु ग्रंथियां, लैक्रिमल ग्लैंड। दूसरा हमने पढ़ा पसीना ग्रंथियां जिन्हें हम स्वेदन ग्रंथियां भी कहते हैं। तीसरा हमने कौन सा पढ़ा है, दुग्ध मैमेलरी ग्लैंड। चौथा हमने पढ़ा है किसको, जो आपकी खास और इंपॉर्टेंट है वो थी यकृत। नंबर 5 आपको याद रखनी है लार ग्रंथियां। अब लार ग्रंथियां भी आपके पास जो स्लेविया ग्लैंड्स हैं, लाल ग्रंथियां 3 तरह की होती है। वैसे हम 4 एबनर भी यूज करते हैं। एबनर आपकी ओरल कैविटी यानी जीभ के पीछे वाले हिस्से में जो लार ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो एबनर, यानी उसे कहते हैं हम ओरल कैविटी ग्लैंड्स। कौन सी है, स्लेविया ग्लैंड। तो स्लेविया जो ग्लैंड है, लार ग्रंथि जो है वो 3 है। एक हम लेते हैं सबलिंगुअल, एक कौन सी लेते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड। तो एक तो आपके पास है सबलिंगुअल स्लेविया ग्लैंड, इसे हम हिंदी में नाम देते हैं अधोजीवा, अधोजीवा लार ग्रंथि। एक होती है अपने पास अधोजीवा, दूसरी होती है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी कह सकते हो, सब मेडुलरी भी कह सकते हो।
सब मेडुलरी। तो सब मेडुलरी और सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, यानी इसे हम दूसरा नाम हिंदी में दें तो वो क्या देते हैं, अधोहनु ग्रंथि है ये। तो अधोहनु लार ग्रंथि। और तीसरी जो होती है ये आपकी कौन सी होती है, ये होती है पैरोटिड। ये कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड या ग्रंथि। और ये कौन सी कहलाती है, कर्ण पूरव ग्रंथि बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, कर्ण पूरव लार ग्रंथि। हिंदी में नाम है इसका कर्ण पूरव लार ग्रंथि। तो आपके पास अधोजीवा जीवा के दोनों ओर मिलती है, जीवा के दोनों ओर एक एक जोड़ी है। तो जीवा के दोनों ओर किनारों पर कौन सी ग्लैंड बैठी है आपकी, तो जीवा के दोनों ओर कौन सी होती है, सबलिंगुअल, जिसे हम अधोजीवा कह सकते हैं। नंबर 2 आपके पास, नंबर 2 कौन सी है, नंबर 2 आपकी सब मैक्सिलरी, सब मेडुलरी, जिसे हम अधोहनुलार ग्रंथि कहते हैं। ये आपकी जबड़े के दोनों ओर होती है, यानी जबड़े के दोनों भाग में, यानी जबड़े की जो मैक्सिला अस्थि होती है, तो जबड़े के दोनों भाग में किसके साथ होती है, मैक्सिला अस्थि के साथ। किसके साथ होती है, मैक्सिला अस्थि के साथ होती है। इसीलिए इनको मैक्सिलरी ग्लैंड कहा जाता है, सब मैक्सिलरी। और ये आपकी कहां होती है, कान के साथ। कान के पास जो आपकी लार ग्रंथि होती है उन्हें क्या कहा जाता है, पैरोटिड। अब बात आती है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है और सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है। कि जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात करता है और सबसे छोटी लार ग्रंथि की बात करता है, तो वो कौन सी है। तो सबसे छोटी लार ग्रंथि की बात आए तो आपको आंसर क्या देना है, तो आपको लिखना है कि जो सबसे छोटी लार ग्रंथि, तो सबसे छोटी लार ग्रंथि का नाम आते ही आप जीवा पे चले जाओगे और उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये आपकी सबसे छोटी लार ग्रंथि है। और दूसरा पूछिए सबसे बड़ी लार ग्रंथि, कि जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि आती है वो कौन सी आती है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम आए तो वो आपके पास कौन सी होती है, पैरोटिड। उसे हम क्या कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड जो ग्लैंड है, पैरोटिड जो ग्रंथि है, ये आपके पास सबसे बड़ी कौन सी है, लार ग्रंथि। और सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है, सबलिंगुअल ग्लैंड, जिसे हम अधोजीवा या अधोजीवा ग्रंथि भी कहते हैं। ये तो थी प्यारे बच्चों हमारे पास बाह्यस्त्रावी ग्रंथियों का रोग। इसके अलावा और कौन सी हो सकती है बाह्यस्त्रावन में, लेकिन वो आहार नाल की अंतःस्त्रावी भी होती है। याद रखना कि हमारे पास इसके अलावा जो आपकी जठर ग्रंथियां हैं, क्या आती है, जठर ग्रंथियां, यानी जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। तो आपके पास जो जठर ग्रंथियां हैं ये क्या आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंस है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन टैग होता है कि ये किन प्रकार की 3 कोशिकाओं से स्त्रावण करती है। तो जो जठर ग्रंथियां हैं इनमें 3 कोशिकाएं होती है, एक आपके पास ऑक्सीनेटिक और दूसरी होती है पैराइटल और तीसरी होती है म्यूकस सेल। यानी 3 तरह की कोशिकाओं से क्या करती है, स्त्रावण करती है। ऑक्सीनेटिक है या जो अम्ल जन होती है वहां से अम्ल का स्त्रावण HCl का करती है, म्यूकस सेल से म्यूकस का, और पैराइटल से किसका स्त्रावण करती है, पेप्सिनोजेन का, जो बदलाव करता है किसमें, पेप्सिन में। किसकी सहायता से करता है, HCl की सहायता से। तो ये चीज है जठर ग्रंथियों की। इसके बाद आंत ग्रंथियां भी होती हैं हमारे पास, कि आंत के अंदर जब भोजन जाता है तो वहां पर भी उसको क्या मिलते हैं, एंजाइम मिलते हैं। तो दूसरी क्या है, आंतर ग्रंथियां। और आंतर ग्रंथियों में भी क्वेश्चन बनता है, वो बताऊंगा प्यारे बच्चों। दूसरी क्या है हमारे पास, आंतर ग्रंथियां, इंटेस्टिनल ग्लैंड, यानी आंतर ग्रंथियां। इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो इंटेस्टिनल ग्लैंड भी कहा जाता है किनको, आंतर ग्रंथियों को। इसके बाद जो ग्रंथि लास्ट बचती है प्यारे बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम एक तरह से मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि का अर्थ है कि इसमें आपके पास दोनों प्रकार की नलिकाएं होती है, दोनों तरह की ग्रंथि है। ये डक्टलेस है और विद डक्ट
भी कही जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रंथि है इससे हार्मोन भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं, जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि, जिसे हम क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। यानी हम इसे क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। तो पैंक्रियाज अग्नाशय जो है ये किस तरह की ग्लैंड है? ये आपकी एक्सटर्नल है वैसे तो, लेकिन ये दोनों तरह की पाई जाती है, हार्मोन का भी और एंजाइम का भी स्त्रावण करती है। ये डक्टलेस है और विद डक्ट है। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल देंगे आपको। जो हमारी अग्नाशय ग्लैंड है ये आपके पास किस किस चीज को स्त्रावित करती है, तो ये थोड़ा लिख देता हूं। ये आपके पास दोनों चीजों का स्त्रावण करती है प्यारे बच्चों। फिर हम इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। जो हमने एक्सटर्नल पढ़ी है इनको हम डिटेल में कहां पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इनको हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के अंदर। यानी जो हम लार ग्रंथि, यकृत और जो हम अग्नाशय, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और जो हम बात करते हैं खास तौर पर अग्नाशय और आंतर ग्रंथियों की लास्ट पॉइंट पे, ये सारी की सारी हम किससे एसोसिएट करेंगे? आहार तंत्र, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल। और वहां पे हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी ग्रंथियां जो आहार की अंतःस्रावी भी होती है और बहिर्स्रावी है, वो भी याद रखेंगे और बताएंगे सबसे छोटी कौन सी होती है और सबसे बड़ी कौन सी होती है। कि अब बात आती है मिश्रित ग्रंथि की। तो ये जो अग्नाशय है, ये जो आपके पास पैंक्रियाज है, इससे दोनों चीजों का स्त्रावण होता है प्यारे बच्चों। अग्नाशय से जो स्त्रावण होता है वो नंबर 1 किसका होता है? एंजाइम का। और खास तौर पर जो इससे एंजाइम निकलता है वो बहुत खास है। इससे जो मिलने वाला छोटी आंत में एंजाइम बनता है वो कौन सा बनता है? ट्रिप्सिन बनता है। बनता किससे है वो भी याद रखना, ट्रिप्सिनोजेन से बनता है। यानी आपके पास वैसे अग्नाशय जो है वो ट्रिप्सिन एंजाइम स्त्रावित नहीं करता, वो किसको स्त्रावित करता है? वो ट्रिप्सिनोजेन को करता है। और जो बदलाव किस में जाता है? ट्रिप्सिन में। और कहां बदलाव होता है? छोटी आंत में। तो ये जो ट्रिप्सिन बनता है, बनता कहां पे जाके है? छोटी आंत में। तो ये एक खास क्वेश्चन बनता है। और ये फिर विखंडन किसका करता है वो भी आप लोग याद रखेंगे। प्रोटीन के जो बचे हुए पेप्टाइड और जो पेप्टोन्स होते हैं उन्हें तोड़ता है। और इन पेप्टाइड और पेप्टोन को तोड़ता किसमें है? एमिनो एसिड में। यानी ये जो एमिनो एसिड तुम्हारे शरीर में बनते हैं, ये एमिनो एसिड किसी काम के नहीं होते, इसलिए इन्हें हम अनावश्यक एमिनो एसिड कहते हैं। कि जो हमारी बॉडी में प्रोटीन के टूटने से एमिनो एसिड बनते हैं वो अनावश्यक होते हैं, नॉन इसेंशियल होते हैं, ये भी याद रखोगे। दूसरी चीज आपके पास इससे दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या निकलती है? हार्मोन। हार्मोन भी पूछे जाते हैं आपसे। हार्मोन आपके पास कहां से पैदा होते हैं? तो जाओ यहां से हार्मोन पैदा होते हैं वो किस से होते हैं? तो हार्मोन जो निकलते हैं अग्नाशय ग्रंथि के अंदर, उसको टैग करना लैंगरहैंस, उनका नाम क्या है? लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से। कि हमारे पास जो आपके हार्मोन्स निकलते हैं वो लैंगरहैंस द्वीपिकाएं देती है, ये स्त्रावित करती है। इन्हें हम लैंगरहैंस इजलेट सेल भी कहते हैं। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कोशिकाएं होती है। और लैंगरहैंस जो द्वीपिकाएं कोशिकाएं होती है ये आपके पास वैसे हम 3 पढ़ते हैं और वैसे 4 है। तो लैंगरहैंस जो आपकी इजलेट सेल्स है, लैंगरहैंस इजलेट सेल से अग्नाशय क्या करता है? हार्मोन का स्त्रावण करता है। हार्मोन की भी थोड़ी डिटेल देंगे प्यारे बच्चों आपको। कि अब हार्मोन जो लैंगरहैंस द्वीपिकाएं होती है ये कौन कौन सी होती है ये भी लिख देते हैं। अल्फा, दूसरी होती है आपके पास बीटा, तीसरी होती है आपके पास गामा और चौथी होती है आपके पास डेल्टा। ये 4 तरह की लैंगरहैंस इजलेट सेल होती है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि ये स्त्रावण कौन सी क्या करती है। तो ये आपको इस साइड थोड़ा सा डिटेलाइज कर देता हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि इसको थोड़ा आप याद रखना। जब हम कंप्लीट स्टडी करेंगे तो उसमें भी इसका जिक्र करेंगे, इसमें भी आपको क्या है कंप्लीटली डिटेल से बताएंगे प्यारे बच्चों। कि जो अल्फा जो कोशिका होती है, अल्फा जो कोशिका है, अल्फा जो सेल है, अल्फा कोशिकाएं जो होती है लैंगरहैंस की, उनसे आपके पास ग्लूकेगॉन बनता है। उनसे कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? ग्लूकेगॉन।
और जो आपके पास नंबर 2 कौन सी होती है, बीटा कोशिकाएं। इनसे आपके पास कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन, यानी इंसुलिन हार्मोन, जो कि काफी फेमस है। और जो पहला हार्मोन जिन वैज्ञानिकों ने अलग किया था जानवरों के अग्नाशय से, जानवरों से निकालकर अग्नाशय से, वो कौन सा था आपका, पैंक्रियाज से निकला हुआ इंसुलिन। और पहला पृथक्करण आइसोलेट होने वाला हार्मोन भी कौन सा है, इंसुलिन। तीसरा आपको याद रखना है डेल्टा से और गामा से। डेल्टा और जो गामा सेल हैं, इनसे प्रोटिएजेज एंजाइम और खास तौर पर सोमेटोस्टेनिन, दूसरा कौन सा निकलता है, सोमेटोस्टेनिन। तो सोमेटोस्टेनिन हार्मोन और एक आपके पास क्या है, प्रोटीएज हार्मोन। ये 3 फेमस है और 3 में से ये 2 बड़े फेमस हैं, जो ग्लूकेगॉन और क्या है, इंसुलिन। ये किसके काम में आते हैं, रक्त के शर्करा स्तर को बनाए रखने में, कि रक्त के जो शर्करा स्तर है, यानी जो ब्लड का शुगर लेवल है, उसे क्या करते हैं, बना के रखते हैं। इनके लिए कहां पे जाके काम करते हैं, इनका जो कार्य है रक्त के स्तर को बनाए रखना, वो आपका कार्य कहां जाकर होता है, लीवर में। यानी ये रक्त के शर्करा को, रक्त के शर्करा स्तर को बना के रखेंगे। तो ये भी आप याद रखो कौन सी जगह जाकर बना के रखते हैं, वो भी लिख देता हूं। तो ये आपके पास किस ऑर्गन में करते हैं प्यारे बच्चों, ये करते हैं आपके पास यकृत, यानी लीवर के अंदर। यानी यकृत में क्या काम होता है कि जो अतिरिक्त ग्लूकोज बच जाती है, यकृत में जाने के बाद क्या करते हैं कि जो तुम्हारे शरीर में या रक्त में ग्लूकोज, जो एक्सटर्नल ग्लूकोज बच जाती है, अतिरिक्त ग्लूकोज बच जाती है, जिसका हमारी बॉडी ने कोई इस्तेमाल नहीं किया, किसके लिए, एनर्जी के लिए, तो उस ग्लूकोज को आपके पास ये वाले हार्मोन जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन बैठे हैं, किस में बदलने का प्रयत्न करता है, इंसुलिन तो ग्लाइकोजन में बदलता है। किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में बदलता है। और ये वो ग्लाइकोजन है प्यारे बच्चों, जो शरीर में ऊर्जा आवश्यकता होने पर विखंडित होकर ग्लूकोज वापस देता है। उसमें आपका कौन जिम्मेवार है, ग्लूकेगॉन। तो यानी आपके पास 2 ट्रिगर मिल चुके हैं आपको। अब इस ग्लाइकोजन का एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो ग्लाइकोजन का क्वेश्चन बनता है वो क्या क्वेश्चन बनता है, वो भी आप याद रख सकते हो कि ग्लाइकोजन को हम वैसे प्राणी स्टार्च भी कहते हैं, यानी एनिमल स्टार्च। आपसे क्वेश्चन टैग किया जाता है कि एनिमल स्टार्च यानी प्राणी स्टार्च किसे कहा जाता है, कि जो हमारे लिए प्राणी स्टार्च का काम करती है, यानी जिसे हम एनिमल स्टार्च का नाम दे सकते हैं। कि जैसे पौधों में भोजन जो संचित होता है वो स्टार्च में होता है, वैसे ही हमारे शरीर में भोजन अगर बच जाए और वो संचित हो तो वो किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन। प्राणी स्टार्च, एनिमल स्टार्च, हम किसको कहते हैं, ग्लाइकोजन को कहते हैं। और वैसे प्यारे बच्चों जो ग्लाइकोजन है ये आपके पास किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ये भी याद रखना। ये आपके पास पॉलीसैकेराइड है। ये आपके पास कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो पॉलीसैकेराइड्स है। तो पॉलीसैकेराइड्स है। ये पॉलीसैकेराइड का अर्थ क्या होता है हमारे पास, कि जिसमें बहुत सारी मोनोसैकेराइड की इकाइयां बैठी है, यानी जो टूटने पर बहुत सारी क्या दे सकता है, मोनोसैकेराइड दे रख सकता है। तो इसे हम हिंदी में यूं भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पॉलीसैकेराइड है। तो ऐसी चीजें हमें याद रखनी है प्यारे बच्चों, किसके लिए, ग्लाइकोजन। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी, हमने साथ में टैग कर ली किसकी, अग्नाशय की। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा अंतःस्रावी तंत्र का। ठीक है, तो अंतःस्रावी तंत्र में हमारे पास कौन सी चीज आती है, अंतःस्रावी तंत्र आपके पास किससे जुड़ा हुआ है, अंतःस्रावी तंत्र आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों से जुड़ा हुआ है। और ये हम बात करें तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो आपकी कौन सी होती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां प्यारे बच्चों डक्टलेस होती है, यानी आपके पास नलिका रहित होती है। आपके पास इनको हम क्या कह सकते हैं, नलिका रहित। आपके पास जो डक्टलेस ग्रंथियां होती है वो कौन सी होती है, अंतःस्रावी, यानी एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं, ये आपकी डक्टलेस होती है, नलिका रहित होती है।
अब बात आती है कि ये जो स्त्रावण करती है तो ये सीधा रक्त में स्त्रावण करती है। ये आपके पास सीधा कहां पे स्त्रावण करती है? रक्त में स्त्रावण। हाँ जी सर जी, कितनी देर में? रक्त में क्या करती है? स्त्रावण करती है। और जब सीधा रक्त में स्त्रावण करती है तो इन्हें टैग दिया जाता है किसका? हार्मोन का। अब क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि जो पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है और किसने खोजा था? यह भी क्वेश्चन टैग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पहला हार्मोन पृथक किया गया, आइसोलेट किया गया, वो हार्मोन कौन सा और किसने किया? तो हार्मोन हमारे पास कैसे कंपाउंड होते हैं? तो हार्मोन आपके पास कार्बोहाइड्रेट, नंबर 1 याद रखना कि ये एक तरह से कार्बोहाइड्रेट यौगिक है, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरे आपके कैसे हो सकते हैं? प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कंटेंट होते हैं आपके पास क्या? हार्मोन। यानी हार्मोन आपके पास जो टर्म कॉइन की गई है वो अर्नेस्ट स्टर्लिंग के द्वारा, यानी हार्मोन जो पहला खोजा गया वो भी याद रखो प्यारे बच्चों कि जो हार्मोन आपके पास फर्स्ट टाइम खोजा गया है, यानी सबसे पहले खोजा गया है, तो वो आपकी डिस्कवरी किसके नाम है? तो ये आपकी डिस्कवरी प्यारे बच्चों अर्नेस्ट स्टर्लिंग के, और दूसरा है बेलियसिस, यानी आपके पास विलियम बेलियसिस और आपके पास अर्नेस्ट स्टर्लिंग के नाम है। याद रखना जो पहला खोजा गया हार्मोन है वो किसने खोजा? तो वो आपके पास अर्नेस्ट स्टर्लिंग, और प्लस किसने खोजा है? विलियम बेलियसिस। तो यानी विलियम बेलियसिस। तो हमारे पास आपके पास ये दो दार्शनिक या वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले हार्मोन खोजा है। और कौन सा हार्मोन खोजा है ये भी आप याद रखोगे, सेक्रेटिन। यानी हमारे पास सेक्रेटिन नामक हार्मोन की खोज क्या हुई है? सबसे पहले। फिर बात आती है कि जो पृथक किया गया हार्मोन कौन सा है, यानी आइसोलेटेड हार्मोन। फर्स्ट आइसोलेट हार्मोन की अगर बात आए कि जो पहला हार्मोन पृथक किया गया, और कहां से पृथक किया गया? जानवरों से यानी जंतुओं से किया गया था। यानी जंतुओं से पृथक किया गया पहला हार्मोन, यानी फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन कौन सा है? तो फर्स्ट जो पृथक हार्मोन है वो आपके पास इंसुलिन है। और इंसुलिन की कमी हो जाती है तब कहा जाता है कि क्या हो सकती है? डायबिटीज। तो मधुमेह रोग। तो यानी ये कब होता है? मधुमेह रोग का अर्थ है कि जो आपका ग्लूकोज है वो यूरिन के जरिए सीधा बहाव हो जाए, बाहर आ जाए। कहने का अर्थ कि आपके मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। शुगर का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो वो किसकी कमी से बढ़ता है? इंसुलिन हार्मोन के स्त्रावण की कमी से बढ़ता है। इंसुलिन क्या काम करता है? उस बची खुची शर्करा को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। अब बदलने वाला नहीं रहा तो वो क्या करेगी? डायरेक्ट यूरिन के जरिए कहां होगी? एक्सक्रीट होगी। तो तभी कहा जाता है कि आपका डायबिटीज लेवल या शुगर लेवल अब इंक्रीज है, तो आपको बीमारी कौन सी है? डायबिटीज या मधुमेह की। अब बात आती है कि जो आपका पहला हार्मोन खोजा है वो किसने खोजा था? वो तो खोजा है आपके पास अर्नेस्ट स्टर्लिंग और विलियम बेलियसिस ने। खोजा कौन सा था? सेक्रेटिन। पहला पृथक हार्मोन कौन सा? आपके पास इंसुलिन। और ये जो खोज है ये किसके नाम जाती है? ये भी आप याद रखोगे प्यारे बच्चों कि जो हमारे पास पहले हार्मोन की खोज वो तो चली गई स्टर्लिंग और बेलियसिस के नाम, लेकिन बात आती है कि जो पृथक हार्मोन है इसकी किसके नाम जाती है? इसकी जाती है बेंटिंग, बेंटिंग और मैक्योड। यानी हमारे पास मैक्योड और बेंटिंग के नाम से जाती है। मैक्योड को मैकेड भी लिखा जाता है प्यारे बच्चों, कई जगह इसको प्रोनाउंसिएट कैसे किया जाता है? मैक्ड। यानी बेंटिंग और मैक्ड ने दोनों ने मिलकर पहला हार्मोन क्या किया था? सेक्रेट, अलग किया था, आइसोलेट किया था। वो कौन सा था? इंसुलिन। तो ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों कि जो अंतःस्रावी और क्या होते हैं? बहिर्स्रावी। इन दोनों की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी होती है, कौन सी बहिर्स्रावी होती है। अंतःस्रावी क्या करती है वो हमने पढ़ दिया। अब एक बात और कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो है कौन कौन सी, वो भी आप लोग याद रखोगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी कहां से कहां चलती है। यानी सबसे पहले आपके पास ये आपके पास आपका सर है, और इस सर से चलकर
आपके पास किस हिस्से की तरफ बढ़ोगे, आप नीचे की ओर। यानी नीचे की ओर जैसे ही जाते हो आप, तो आप में सबसे पहले क्या है, ये आपका मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क में आपके पास खास तरह से दो ग्रंथियां हैं और उनके बीच बैठा होता है हाइपोथैलेमस। तो मस्तिष्क के पास आपकी दो ग्रंथियां कौन सी है, पहली आती है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। याद रखना कि जो पहली ग्लैंड आपकी वो कौन सी है, पीनियल ग्लैंड है। दूसरी आपके पास यही इसके नीचे वाले हिस्से में कौन सी ग्लैंड बैठी होती है, पीयूष ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो आपकी दूसरे नंबर पर मस्तिष्क में बैठी होती है। इनके बिचौले को हम क्या कहते हैं, SCN यानी हाइपोथैलेमस। कि जो हाइपोथैलेमस होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा सुप्रीम कमांडर है। वैसे अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, अंतःस्रावी तंत्र का। जो अंतःस्रावी तंत्र है हमारा, सभी जो ग्रंथियां हैं उनके ऊपर कमांड किसकी होती है, इस हाइपोथैलेमस की। तो अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर, कि आपसे पूछ ले कि अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर कौन है, तो वो आपके पास कौन है, हाइपोथैलेमस। एक नाम और याद रखना, इसको हम मास्टर क्लॉक भी कहते हैं। मास्टर क्लॉक का अर्थ है स्वामी घड़ी। शरीर की जो दैहिक घड़ी कहा जाता है, इसे हम स्वामी घड़ी भी कहते हैं। स्वामी घड़ी, या हम इसे नाम दे सकते हैं दैहिक घड़ी। कि मानव शरीर की जो दैहिक घड़ी बोली जाती है, मास्टर क्लॉक बोली जाती है, वो आपके पास क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। अब एक और है जो हमने पीनियल ग्लैंड लिखा है, वो भी आपकी वॉच है। वो भी क्या है, एक वॉच है। जो हमने पीनियल ग्लैंड को लिखा है, वैसे पीनियल ग्लैंड आपकी शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है आपके पास, पीनियल ग्लैंड होती है। कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात आए तो पीनियल ग्लैंड है। इसे हम वैसे टैग करते हैं प्यारे बच्चों किस नाम से, जो अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड है, इसको हम वैसे बायोलॉजिकल वॉच भी कहते हैं। इसे हम नाम किसका देते हैं, क्वेश्चन आएगा कि बायोलॉजिकल वॉच किसे कहा जाता है। कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक या वॉच, जिसे हम हिंदी में कहेंगे जैविक घड़ी, मानव शरीर की जैविक घड़ी, या थर्ड आई, तीसरी आंख। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर की तीसरी आंख यानी थर्ड आई कौन सी ग्लैंड को कहते हैं। जो थर्ड आई है प्यारे बच्चों, जो आपकी तीसरी आंख है, और जो बायोलॉजिकल वॉच है वो किसके टैग पे जाता है, पीनियल ग्लैंड के ऊपर जाता है। पीनियल ग्लैंड आपकी क्या है, सबसे छोटी ग्रंथि, और कौन सी, अंतःस्रावी। उसके बाद आप धीरे धीरे नीचे आते हो, तो ये आपके पास क्या है, इस जगह आपके पास गले के अंदर आपके पास कौन सी ग्लैंड बैठती है, एक होती है थायराइड। यानी यहां हमारे पास कौन सी ग्लैंड है, थायराइड। कि जो थायराइड ग्लैंड है इसे हम अवट्टु ग्रंथि भी कहते हैं। हिंदी में क्या नाम दिया जाता है, अवट्टु ग्रंथि। और जो आपकी पीयूष ग्रंथि थी प्यारे बच्चों, इसे हम वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे पास कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि नहीं है, ट्रिगर है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुप्रीम कमांडर। संकेत देता है नर्व सिस्टम के चलते। स्वामी घड़ी, दैहिक घड़ी या मास्टर क्लॉक भी कहते हैं। इसके साथ पीछे की ओर जो हिस्से में होती है वो छोटी ग्रंथि प्राउटु ग्रंथि होती है। प्राउटु ग्रंथि आपके पास क्या कहलाती है, पैराथायरॉइड। कि जो हमारे पास पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो आपके पास किसके साथ जुड़ी हुई है, आपकी थायराइड ग्लैंड के साथ ही जुड़ी हुई है। और किस हिस्से में बैठी, गले के पीछे के हिस्से में, ट्रैकिया के पीछे के हिस्से में है। फिर हम यहां पे हमारे पास क्या है, ये आपकी पसलियां हैं। यहां बीच में जो स्टर्नम है, इस स्टर्नम के पास कौन सी ग्लैंड होती है, आपकी थाइमस। यानी यहां स्टर्नम के पास कौन सी ग्लैंड आपकी,
थाइमस। और यही वो थाइमस ग्रंथि है प्यारे बच्चों जो आपके बूढ़ा होने के संकेत देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर की प्रतिरक्षी तंत्र को, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम किसके जुम्मे बैठा है? इस थाइमस ग्रंथि के। क्योंकि ये जो थाइमस ग्रंथि है ये आपके पास एक हार्मोन थाइमोसिन सेक्रेट करती है। कौन सा करती है? थाइमोसिन। और थाइमोसिन आपके शरीर में किसका निर्माण करवाती है? एक लिम्फोसाइट का। और वो कौन सी लिम्फोसाइट है? लिम्फोसाइट का अर्थ है प्यारे बच्चों एक WBC, यानी आपकी एक ग्रेनुलोसाइट होती है जो कणिकाहीन होती है। W साइट का मतलब क्या होता है? ल्यूकोसाइट। पूछा जा सकता है कि ये आपके शरीर में कौन सी ल्यूकोसाइट बनाती है? तो ल्यूकोसाइट यानी WBC कौन सी बनाती है? श्वेत रक्त कणिका, लिम्फोसाइट। लेकिन लिम्फोसाइट में भी पूछा जाता है कि कौन सी बनाती है, तो वो बनाती है आपकी टी सेल, यानी आपकी टी कोशिकाओं का निर्माण करती है थाइमोसिन, यानी जो एक तरह से किसका रोल निभाती है? प्रतिरक्षी कोशिका का रोल निभाती है, यानी तुम्हारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र बनाने में योगदान देती है थाइमोसिन। थाइमोसिन वैसे बुढ़ापे को भी दर्शाती है कि जैसे जैसे आपका बुढ़ापा आता जाएगा तो ये थाइमोसिन आपकी क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी ग्रंथि बुढ़ापा पे या ओल्ड एज में खत्म हो जाती है? तो इसे हम कह सकते हैं कि बुढ़ापे में या आपकी ओल्ड एज में ये ग्रंथि क्या हो जाएगी? बुढ़ापे में आपकी समाप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी यहां से। तो वो कौन सी है? थाइमस। थाइमस के बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जो टैग लगता है हम यहां से हटा देते हैं इसको, कि थाइमस के बाद जो क्राइटेरिया नीचे की तरफ चलते हैं अब, तो थाइमस के बाद आप कहां पहुंचोगे? किडनीज में। यानी यहां पर हमारे पास सेम के बीज के आकार के क्या है? ये तंत्र हैं। ये जो सेम के बीज के आकार के तंत्र हैं इनसे आपके पास क्या बनता है? यूरिनरी सिस्टम बनता है। और ये आपके पास यूरेटर्स, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यानी यहां पर आपके पास क्या पाई जाती है? ये दो तरह की जोड़ी पाई जाती है ग्लैंड की, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। जिन्हें हम क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल जो ग्रंथि है इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसे हम उप्रो या ऊपरी वृक्क ग्रंथियां भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऊपरी वृक्क ग्रंथियां या ऊपरी वृक्क ग्लैंड्स भी कहते हैं। ऊपरी वृक्क ग्लैंड के अलावा इनका तीसरा नाम क्या है? सुप्रारेनल। इसका तीसरा नाम कौन सा होता है? सुप्रारेनल ग्लैंड। तो यानी सुप्रारेनल या सुप्रारेनल जो ग्लैंड है आपकी कौन सी होती है? किडनी के ऊपर उपस्थित है। ये आपके पास खास तौर पर जो फाइट एंड फ्लाइट वाला हार्मोन है वो सेक्रेट करती है। तो पूछा जाता है कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड से होता है। कौन सा हार्मोन होता है? एपिनेफ्रिन, जिसे एड्रीनीन और एड्रीनलिन हार्मोन भी कहा जाता है। वो आपका फाइट एंड फ्लाइट वाला है, यानी किसी को मारो और भाग जाओ, यानी आपने फाइट की, लड़ाई की और फिर आप 9-2-11 हो गए, वो आपका क्या? फाइट एंड फ्लाइट है। क्रोध, गुस्सा, जिसमें डर, आपके पास कंपकंपी, हृदय धड़कन का बढ़ना, ऐसे खेल पैदा करता है एड्रेनालिन यानी एपिनेफ्रिन हार्मोन। दूसरा नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं। ये आपको पढ़ना होगा। जैसे आपके पास किडनी के दो हिस्से बनाए जाते हैं, काटने पे, लंबवत काटने पे हम किडनी के दो हिस्से खेल देते हैं, एक कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला होता है। यानी कॉर्टेक्स आपके पास वल्कुट और दूसरा क्या होता है? मध्यांश, जिसे हम मेडुला कहते हैं। वैसे ही एड्रिनल ग्लैंड के भी दो हिस्से बनते हैं। एक आपके पास अधिवृक्क, एड्रिनल ग्लैंड का हिंदी में नाम एक और लिख देता हूं प्यारे बच्चों, जिसे क्या कहा जाता है? अधिवृक्क भी कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि। यानी एक नाम ये भी दिया जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। यानी इसे हम एड्रिनल ग्लैंड, ऊपरी वृक्क, सुप्रारेनल और अधिवृक्क के नाम से भी जानते हैं। अब जब बात आती है कि इसके भी दो हिस्से हैं, जैसे हम किडनी के दो हिस्से पढ़ते हैं काट में, यानी उसके कटने पर, परपेंडिकुलर सेक्शन में लेंथवाइज काटने पर, तो दो हिस्से होते हैं मेडुला और कॉर्टेक्स। वैसे ही अधिवृक्क मेडुला और अधिवृक्क क्या होती है? कॉर्टेक्स। उनसे भी आपके पास कॉर्टिकॉइड्स और क्या निकलते हैं? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जो आपके हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं कहां? यहां टेस्टिस। यानी हमारे पास जो ये टेस्टिस है
ये टेस्टिस आपके पास किसके साथ जुड़े हुए हैं? मनुष्य, यानी मनुष्य में किसके साथ है? पुरुष के साथ। तो यानी ये जो टेस्टिस है ये आपकी ग्रंथि कौन सी पैदा करेगा? वृषण। वृषण जो क्या है? जनांग है, गोनेंड्स है, यानी ये जनन अंग है, जनद अंग भी कहा जाता है। जनांग किस में है? पुरुष में। इससे भी हार्मोन निकलता है और पुरुष जो हार्मोन होता है उसका नाम आप लिखते हो टेस्टेस्टेरोन। जो टेस्टेस्टेरोन है वो आपके पास कौन सा हार्मोन है? आपका पुरुष हार्मोन है। किससे पैदा होता है? वृषण से। और अगर आपके पास लेडीज हो तो उनमें यहां पर क्या पाई जाती है? फैलोपियन ट्यूब का सेक्शन, और क्या होते हैं उसके साथ जुड़े हुए? अंडाशय यानी ओवेरी। यानी ये क्या चीज होती है? स्त्री के मामले में आए तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? स्त्री के लिए ये आपके पास क्या चीज है? ओवेरी। ओवेरी का मतलब है अंडाशय, यानी स्त्री के लिए हम क्या चीज लेंगे? अंडाशय। और अंडाशय से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो खास तौर पर एक आता है एस्ट्रोजन और दूसरा आता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो आपके पास अंडाणु से बनाने में, वृद्धि करने में, उसे ट्रिगर करने में योगदान देता है। यानी एस्ट्रोजन किसके काम में सहयोग देगा? अंडाणु यानी ओवम, अंडाणु को बनाने में, यानी जिसे हम ओवम कहते हैं, इसको बनाने में योगदान देगा। और जो टेस्टोस्टेरोन है ये किसके लिए काम करेगा? स्पर्म। स्पर्म का अर्थ है शुक्राणु, शुक्राणु बनाने में योगदान देगा। तो ये थी प्यारे बच्चों हमारे पास ग्रंथियां जो हमने पढ़ी है, और ये खास चीज है प्यारे बच्चों किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हमारे पास एक तरह से हमने ग्लैंड्स देखी है। कौन सी ग्लैंड है? जो ह्यूमन बॉडी की एंडोक्राइन सिस्टम। अब बात आती है कि एंडोक्राइन का जो हम अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं? तो अध्ययन याद रखना प्यारे बच्चों, जो स्टडी करते हैं हम इनकी, तो वो किस में करते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। किस में करते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है किसका? आपके पास इस अंतःस्रावी तंत्र का। तो ये चीज थी प्यारे बच्चों हमारे पास किससे जुड़ी हुई? टाइप ऑफ ग्लैंड जो आपकी क्या थी? एंडोक्रीन थी, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां थी। तो बाकी हम प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।